हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि हम लोगों ने 11th क्लास के लिए पाराबोला का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टोटल अभी तक 10 वीडियो बना चुके हैं और आज का जो वीडियो रहेगा वो पाराबोला का लास्ट वीडियो रहेगा। तो चलिए पाराबोला के लास्ट वीडियो को हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पार्ट है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल, जैसे हम लोग टेंजेंट पढ़ चुके हैं ना, तो इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालना है, नॉर्मल क्या होता है, इन सब के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू हो जाइए, नोट करना शुरू कर दीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए और शुरू करते हैं आज का बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो, नॉर्मल ऑफ पाराबोला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नॉर्मल। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नॉर्मल होता क्या है। तो चलिए सुनिए नॉर्मल होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक यह पाराबोला है, ठीक है। इस पाराबोला के इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर मान लीजिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर दिए? टेंजेंट। टेंजेंट समझते हैं, जो कर्व को एक जगह पे टच करे। हमने इस पाराबोला के किसी एक पॉइंट पर क्या खींच दिया? टेंजेंट खींच दिया, टेंजेंट। और आपको पता है कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब एक काम करते हैं, इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन उस पॉइंट पर खींचते हैं जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यानी इस टेंजेंट के इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। इस टेंजेंट के इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। इसी बाबू परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है। समझ गए? टेंजेंट किसी भी कर्व को जिस पॉइंट पर टच करे उसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, उसी परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहेंगे? हम लोग नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। आप थोड़ा गौर से देख लीजिए, टेंजेंट भी देखने में एक स्ट्रेट लाइन के जैसा होता है, नॉर्मल भी देखने में एक स्ट्रेट लाइन के जैसा होता है। तो थोड़ा अगर हम इनके बारे में विस्तार अगर आपको बताना शुरू करें तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल में एक पॉइंट कॉमन होता है जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल में एक पॉइंट कॉमन होता है जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। कॉमन पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो टेंजेंट पर भी है और नॉर्मल पर भी है। तो यही वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पॉइंट है ना, जो टेंजेंट पर भी है और नॉर्मल पर भी है। तो हमारा ये एक सवाल बन गया कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल का कॉमन पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो टेंजेंट पर भी होगा और नॉर्मल पर भी होगा। ये पहली बात सीख लीजिए। दूसरी बात क्या है, ये लाइन और ये लाइन, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। मतलब अगर हम इस टेंजेंट के स्लोप को
इस टेंजेंट के स्लोप को m1 मान ले और इस नॉर्मल के स्लोप को m2 मान ले, है ना। तो आपको स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, यानी -1, यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से याद रखिएगा कि टेंजेंट के स्लोप का और नॉर्मल के स्लोप का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना की इक्वल आ जाएगा, -1 की इक्वल आ जाएगा। यानी इस रिलेशन से एक बात तो पता चल गया कि अगर टेंजेंट और नॉर्मल में से किसी एक का स्लोप अगर हमको मालूम हो तो दूसरे का स्लोप फाइंड किया जा सकता है। नहीं कर सकते हैं? तो क्या ये बेसिक बातें समझे? नॉर्मल किसको कहते हैं समझ गए? नॉर्मल एक ऐसा लाइन है जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ऐसा पॉइंट है जो टेंजेंट पर भी होता है, नॉर्मल पर भी होता है। और तीसरा पॉइंट आप समझें कि टेंजेंट के स्लोप को नॉर्मल के स्लोप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम एक सवाल बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो थोड़ा ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द parabola y square is equal to 8x at point 2,4 यानी क्वेश्चन में कहा गया कि इस पाराबोला के इस पॉइंट पर जो नॉर्मल खींचेंगे उस नॉर्मल का इक्वेशन निकाला जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे निकालेंगे। इस सवाल को देखते हैं। एक छोटा सा सवाल है और बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। एक पाराबोला है ना। मान लीजिए हमने ये ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। इस पाराबोला का इक्वेशन कितना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। इस पाराबोला के मान लीजिए इसी पॉइंट पर 2,4 है और यहां पर एक टेंजेंट खींच दिया गया है। और जब तक टेंजेंट नहीं खींचेंगे तब तक नॉर्मल नहीं आएगा। तो हमने टेंजेंट खींच दिया और इसी टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट ए पर खींच देंगे, यही ना। इसी को कहा जाएगा नॉर्मल। इसी को कहेंगे ना नॉर्मल। यानी हमको इसी नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, थोड़ा अब हमारा बात थोड़ा हमें स्ट्रेट लाइन का जो है कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। टेंजेंट का तो इक्वेशन निकालना जानते हैं, t बराबर 0 होता है। हमको इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो हमें स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो थोड़ा यहां देख लीजिए। स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन का दो चीज पता हो, स्लोप पता हो, किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो और उस स्ट्रेट लाइन पर किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, दुनिया के किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन निकालना हो और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो और उस स्ट्रेट लाइन पर के कोई एक पॉइंट पता हो, तो इसका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फॉर्मूला होता है
y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब स्ट्रेट लाइन का क्या पता हो, स्लोप पता हो, और स्ट्रेट लाइन पर क्या पता हो, एक पॉइंट पता हो। ठीक है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। यानी नॉर्मल का दो चीज फाइंड करेंगे, नॉर्मल पर का पॉइंट फाइंड करेंगे और नॉर्मल का स्लोप फाइंड करेंगे, और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यानी नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। फिर से एक बात सुन लीजिए कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन फाइंड करना होता हो, अगर उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो, उस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट पता हो, तो उस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो फॉर्मूला है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। y1 x1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, m जो है वो स्लोप है, और ये वाला y और ये वाला x जो है इक्वेशन का अननोन है, वेरिएबल है। यानी अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो स्लोप और पॉइंट पता है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। तो आप गौर से देखिए, इस नॉर्मल पर एक पॉइंट पता है 2,4। ये 2,4 जो है वो टेंजेंट पर भी है, नॉर्मल पर भी है। तो नॉर्मल पर पॉइंट पता है, बस खाली क्या चाहिए, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। अगर नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, और टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, रिलैक्स होकर समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को दो चीज चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल का पॉइंट तो पता है, स्लोप नहीं पता है। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हमको टेंजेंट से मुलाकात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि टेंजेंट का थोड़ा इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है, हम पूरा इस पर एक वीडियो बनाए हुए हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फॉर्मूला होता है t बराबर 0। और t कैसे फाइंड करते हैं, ये जो पाराबोला दिया है इसको पहले इस तरीके से लिख लेते हैं, y स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो -8x इक्वल टू 0। तो t निकालने का तरीका है, इस पाराबोला का जो LHS है उसको लिख लीजिए, y स्क्वायर माइनस 8x। जो लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालना नहीं जानते हैं, वो लोग पाराबोला में टेंजेंट का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको जाके देख लीजिए एक बार, ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ऐसे हम यहां पे समझा ही रहे, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है t बराबर 0। t निकालने के लिए पाराबोला के इक्वेशन का LHS लिख लिए। फिर आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं, y को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, y इंटू वाई। x को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो इसको हम लोग 8x को दो पार्ट में करने के लिए आपको पता है पहले 1/2 से डिवाइड कर लेते हैं, और तब x प्लस x लिख करके इस तरीके से दो पार्ट बनाते हैं, ताकि ये 2x आ जाए तो इस 2 से बैलेंस होके x ही आ जाएगा, वही रहेगा। फिर बताए थे एक y को छोड़ दो, एक y के जगह पे पॉइंट का y रखो, तो पॉइंट का y कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4y, ये कैंसिल होकर हो जाएगा 4। एक x को छोड़ दो, एक x के जगह पे पॉइंट का x रखो, पॉइंट का x कितना है 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4y, माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस में 4x और ये माइनस में 8 इक्वल टू 0। यानी अगर इसको हम ठीक ढंग से लिखे तो -4x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0
हमको लगता है ये इसमें से 4 कॉमन हो सकता है, तो आप सबको 4 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा -x + y - 2 = 0। बच्चों ये जो इक्वेशन है वो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब टेंजेंट के इक्वेशन इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमको नॉर्मल का स्लोप चाहिए, और नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के इक्वेशन निकाले बगैर नहीं आता। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां तक सब लोग समझ रहे हैं। हमको नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला को पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो पता है नॉर्मल पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही होगा। स्लोप निकालने के लिए हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट आप लोग लगता है नोट कर लिए होंगे, इस पार्ट को थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इस पार्ट को हम मिटा देते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ना? बस थोड़ा सा रिलैक्स होके फील होके समझना, मतलब ज्यादा घबराइएगा तो दिक्कत कर जाएगा। क्या इसको ज्यादा जो है घबरा के नहीं काम करना है। चल चलिए तो कैसे बात करते हैं, एक काम करते हैं, ये टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया। एक काम करिए, टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप तो आपको पता है कि स्लोप कैसे निकाला जाता है। एक काम करते हैं, इसके स्लोप को हम लोग मान लेते हैं m1। स्लोप का फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। जब इस तरीके से जब लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो स्लोप का फॉर्मूला होता है -x का कोफिशिएंट, माइनस फॉर्मूला वाला है, फिर बाद में x का कोफिशिएंट, -x का कोफिशिएंट -1 है, अब बट्टे y का कोफिशिएंट 1 है, यानी आंसर आ जाएगा 1। देखिए जब इस तरीके से लाइन आ जाए तो स्लोप निकालने का तरीका है -x का कोफिशिएंट बट्टे y का कोफिशिएंट, -x का कोफिशिएंट -1 है बट्टे y का कोफिशिएंट 1 है, इक्वल टू 1 आ गया। ये जो स्लोप आया टेंजेंट का स्लोप आया। और आपको पता है अगर हम टेंजेंट के स्लोप को m1 मान लें, नॉर्मल के स्लोप को m2 मान लें, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो अभी हम तुरंत बताए थे कि m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। बताओ बच्चों, m1 का वैल्यू कितना आ चुका है 1, m2 फाइंड करना है इक्वल टू -1, ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। जंग जीत लिए। हमको नॉर्मल का स्लोप चाहिए था, नॉर्मल का स्लोप निकल गया। नॉर्मल पर का पॉइंट पता है, नॉर्मल पर का पॉइंट पता है, नॉर्मल का स्लोप निकल गया। अब आराम से इस फॉर्मूला का यूज कर दीजिए, नॉर्मल का इक्वेशन भी फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अरे नहीं लिखा रहा है क्या जी? एक सेकंड, थोड़ा लगता है इसमें नमी ज्यादा आ गया है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखे फॉर्मूला? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 का मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4। m मतलब नॉर्मल का स्लोप कितना आया है -1। x माइनस x1, x1 मतलब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 2। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो y माइनस 4 इक्वल टू -x प्लस 2, इसको इधर ले आओ तो +x, इधर आएगा तो +x प्लस y, -4 पहले से है, ये +2 इधर आएगा तो -2 इक्वल टू 0, यानी हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस y -6 इक्वल टू 0।
यही हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। नहीं समझे? एक बार मैं दोबारा इसको अगर समझा दूं तो चलिए देख लीजिए। कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, दो काम करना है। सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन t बराबर 0 करके निकाल लेना, वो आपको निकालने आता है, यहां पर पहुंच जाइएगा। उसके बाद उसी टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिएगा। स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट बट्टे वाई का कोफिशिएंट। टेंजेंट का स्लोप भी आ गया। उसके बाद आप जानते हैं कि टेंजेंट और स्लोप दोनों परपेंडिकुलर है, सॉरी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर है। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। टेंजेंट के स्लोप का वैल्यू रख दिए, नॉर्मल के स्लोप का वैल्यू आ गया। नॉर्मल के स्लोप का वैल्यू आ चुका है, नॉर्मल पर का पॉइंट पता है, इस इक्वेशन का यूज कर दीजिए, नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। y हमारा वेरिएबल है, वो जस का तस रहेगा। y1 मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 रख दिए। m का मतलब नॉर्मल का स्लोप जो -1 आया हुआ था। x वेरिएबल है रहेगा। x1 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 रख दिए। सॉल्व कर दीजिए, नॉर्मल का क्वेश्चन आ गया। क्या आप नॉर्मल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए कि बेसिक नॉर्मल का चीजें रहेगा तो कैसे कर लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं करना है। बात समझ में आया? टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के, स्लोप निकाल के, फिर वहां से नॉर्मल का स्लोप निकाल के, फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। करेक्ट है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीजें हम आपको समझा चुके हैं। अभी जो हम आपको समझाने वाले हैं, उनका अगर हेडिंग मैं बना दूं, हेडिंग के लिए तो जगह है नहीं, अगर ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा मैं देख लूं। हाँ दिख रहा है, तो आप लोग भी हेडिंग बना दीजिए, थोड़ा हम समझा देंगे इसको, तब आप लोग नोट करिएगा क्या है। इसका हेडिंग बना देते हैं इक्वेशन ऑफ, हेडिंग छूट गया, लिख दीजिए थोड़ा सा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, ये इसका हेडिंग है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। चलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। जैसे कि हम आपको टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ाए थे और वहां भी टेंजेंट का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में लिखे थे, वहां प्रूफ भी बताए थे, और चारों पाराबोला के लिए नॉर्मल फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है वो पूरा टेबल बना के आपको लिख दिए थे। और हम बोले थे कि वो जो टेंजेंट का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म का होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल उससे रहता है। कोई भी जेई का एग्जाम दे रहे हो या एनडी का एग्जाम दे रहे हो, डायरेक्ट उससे सवाल आता है। डायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक उसी प्रकार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारी बात को थोड़ा आप गौर से सुनिए, तो हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में एक पाराबोला का इक्वेशन दे दिया और नॉर्मल का स्लोप दे दिया, पाराबोला का इक्वेशन दे दिया, नॉर्मल का स्लोप दे दिया, पाराबोला का इक्वेशन दे दिया, नॉर्मल का स्लोप दे दिया। अब पूछ देगा कि नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करो, तो आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे उसका हम यहां पे आपको टेबल बना दिए हैं। और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यही से रहता है, बड़े से बड़े एग्जाम को उठा के आप देख लीजिए, स्लोप फॉर्म से ही सवाल ज्यादातर रहता है। नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होता है, बस वहीं से सवाल रहता है। फिर से सुन लीजिए, पाराबोला का इक्वेशन दिया रहेगा, नॉर्मल का स्लोप दिया रहेगा,
तो कैसे नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे उसी का हम यहां पर आपको टेबल बना दिए हैं। ठीक है, ये टेबल हम आपको टेंजेंट में भी, टेंजेंट जब पढ़ा रहे थे तो वहां भी हम आपको दिए थे। बस फर्क इतना है कि वहां प्रूफ किए थे, यहां इस बात का प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि नॉर्मल ही प्रूफ है, इसलिए हम यहां पर उतना प्रूफ नहीं किए और हम यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हैं। और उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुरंत वीडियो इस ये समझाने के बाद हम आपको डायरेक्ट एग्जाम का सवाल सब कराएंगे, डायरेक्ट एग्जाम का सवाल कराएंगे और देखिए कि कैसे एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले इसको समझिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो और अगर नॉर्मल का स्लोप आपको पता हो, नॉर्मल का अगर स्लोप मान लीजिए m है और तब नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए स्लोप फॉर्म में। मान लीजिए नॉर्मल का स्लोप m है और इसी नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए स्लोप फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे? नॉर्मल का स्लोप हमने m मान लिया और इसी m के फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान सुनिए। पाराबोला नंबर फर्स्ट यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पाराबोला के लिए नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। आप इसमें y और x जो देख रहे हैं वो हमारा वेरिएबल है, इसमें जो आप m देख रहे हैं वो स्लोप है नॉर्मल का, और इसमें जो a देख रहे हैं वो पाराबोला से आप a फाइंड कर सकते हैं। क्या आपको हमारी बात समझ में आया कि फर्स्ट पाराबोला के लिए नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में यही होता है। सेकंड पाराबोला के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax के लिए नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस 2am प्लस am का क्यूब होगा। थर्ड पाराबोला के लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a बाई m स्क्वायर होता है। और फोर्थ पाराबोला के लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के लिए y इज इक्वल टू mx माइनस 2a माइनस a बाई m स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये है नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आप इसको ध्यान में रखेंगे, उम्मीद है कि आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और याद करना ही है, एग्जाम निकालना है, पढ़ते हैं हम लोग एग्जाम निकालने के लिए, ये हम लोग याद रखेंगे। और अगर हम टेंजेंट के टेबल में अगर आपको याद है तो वहां हम पाराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन बताए थे और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी कोऑर्डिनेट समझाए थे कि अगर टेंजेंट का स्लोप m रहा तो स्लोप फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा। उसी प्रकार नॉर्मल का स्लोप अगर m है तो नॉर्मल के स्लोप के फॉर्म में, नॉर्मल के स्लोप के फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू कितना होगा वो भी दिए हैं, बता दिए हैं। मतलब ये जो नॉर्मल है पाराबोला के इस पॉइंट पर खिंचाएगा am स्क्वायर माइनस 2am, यहां जो m है वो नॉर्मल का स्लोप है और a जो है वो पाराबोला से निकलेगा। यानी फर्स्ट पाराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट am स्क्वायर माइनस 2am होगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू है नॉर्मल के स्लोप फॉर्म में। सेकंड पाराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू माइनस am स्क्वायर कॉमा 2am। थर्ड पाराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू माइनस 2a बाय m कॉमा a बाय m स्क्वायर। और फोर्थ पाराबोला के लिए 2a बाय m कॉमा माइनस a बाय m स्क्वायर है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे हम लोग नॉर्मल खींचते हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मल का इक्वेशन भी याद रखना है कि किस पाराबोला के लिए क्या होता है और वो नॉर्मल किस पॉइंट पर खींचा गया है वो भी आपको साथे साथे याद रखना है। यहां जितना भी m दिख रहा है मतलब जो स्लोप दिख रहा है वो नॉर्मल का स्लोप है। और तीसरी बात, सबसे खूबसूरत बात यह भी है कि क्वेश्चन में कंडीशन पूछेगा कि बताइए इस पाराबोला के लिए
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन को नॉर्मल कब कहेंगे? क्वेश्चन में बोलेगा कि इस पाराबोला के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को नॉर्मल कब कहेंगे? जब इस c का वैल्यू बच्चों -2am माइनस am क्यूब हो जाएगा तब। सवाल करेगा क्वेश्चन हमसे कि इस पाराबोला के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को नॉर्मल कब कहेंगे? बाबू नॉर्मल तब कहेंगे जब इस c का वैल्यू 2am प्लस am क्यूब हो जाएगा। थर्ड पाराबोला के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को नॉर्मल कब कहेंगे? जब इस c का वैल्यू बच्चों 2a प्लस a बाय एम स्क्वायर हो जाए। सवाल करेगा कि इस फोर्थ पाराबोला के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को नॉर्मल कब कहेंगे? जब इस c का वैल्यू बच्चों -2a माइनस am बाय एम स्क्वायर हो जाए। ये कंडीशन है किसी भी लाइन को नॉर्मल होने के लिए कि किस पाराबोला पर कौन सा लाइन कब नॉर्मल होगा, उसका ये कंडीशन है। पाराबोला के क्वेश्चन है यहां पर। इस पाराबोला पर जो नॉर्मल खींचेंगे उस नॉर्मल का ये इक्वेशन है उनके स्लोप फॉर्म में। नॉर्मल किस पॉइंट पर खींचे हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू है। और कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला लाइन नॉर्मल कब कहलाएगा, उसके लिए ये कंडीशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नॉर्मल तब कहलाएगा जब c का वैल्यू इतना हो जाए, है ना। हर एक पाराबोला के लिए अलग अलग c का वैल्यू होना चाहिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, क्या बात करता है भाई कि एक पाराबोला दे देगा, एक लाइन दे देगा, बताओ ये लाइन उसका नॉर्मल कब होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रहेगा तब तो बना पाइएगा, ठीक है। तो ये है नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और कंडीशन है नॉर्मल के लिए, ठीक है। अब चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको समझाते हैं इस पे सवाल एग्जाम में कितने सुंदर सुंदर सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए आप, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इस सवाल को आप लोग ट्राई करिए। आप लोग के पास जो टेबल लिखा हुआ है उस टेबल का यूज करके क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए इस पाराबोला के लिए, और अगर उस नॉर्मल का स्लोप 3 है तो, मतलब नॉर्मल का स्लोप दे दिया है और पाराबोला दे दिया है, तो कहता है इस पाराबोला पर जिस नॉर्मल का स्लोप 3 होगा उस नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। तो सबसे पहले आप ये जो पाराबोला है इसको आप देख के ये तो डिसाइड कर लिए होंगे ये फर्स्ट पाराबोला है। तो आप अपने टेबल में देख लीजिए कि फर्स्ट पाराबोला के लिए नॉर्मल का इक्वेशन क्या बताए हैं। लेकिन उससे भी पहले आप सबसे पहले इनका ए फाइंड कर लो, और ए निकालने का तरीका पता है कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग कर देंगे तो हमारा ए आ जाएगा, यानी ए का जो वैल्यू है हमारे पास 2 आ गया, है ना। तो बताइए अगर ये फर्स्ट पाराबोला है तो फर्स्ट पाराबोला के लिए अभी हम आपको बताएं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज कितना होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am का क्यूब, यही होता है ना। फर्स्ट पाराबोला के लिए फर्स्ट पाराबोला में नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में यही होता है। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां जो m है बाबू वो स्लोप है, और क्वेश्चन में नॉर्मल का स्लोप यानी m का वैल्यू दे दिया है 3। अब पुट कर दीजिए, कितना आसानी से निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू m मतलब 3x, m का वैल्यू 3 है, पुट कर दिए। 2a के जगह पे कितना है 2 है, रख दिए, और m के जगह पे भी m के जगह पे 3 है, माइनस a फिर से आ गया, a के जगह पे 2 है,
और m के जगह पे 3 है तो 3 का क्यूब हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 3x, 2 दूनी 4 दिया 12 और ये हो जाएगा 27 दूनी 54, यानी हमारा जो आंसर आ गया y इज इक्वल टू 3x माइनस 66 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 2 6 5 1 6, 3 दिया 9 27 दूनी 54 हो गया। देखिए एक लाइन में रिलैक्स होकर के हमारा आंसर आ गया। पाराबोला का क्वेश्चन दिया हुआ था तो हमने वहां से a निकाल दिया, नॉर्मल का स्लोप दिया था, नॉर्मल का इक्वेशन पूछा, फर्स्ट पाराबोला था तो फर्स्ट पाराबोला के लिए भी हम आपको नॉर्मल का इक्वेशन ये लिखा दिए हैं, यूज कर लिए, निकल गया नॉर्मल का इक्वेशन। मतलब एग्जाम का क्वेश्चन इस तरीके का रहता है, नहीं बना लीजिएगा, है ना। कुछ नहीं कि इसमें आराम से m का वैल्यू 3 और a का वैल्यू जो 2 आया वो पुट कर दिए, m का वैल्यू 3, a का वैल्यू जो 2 आया हमने पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना, कैलकुलेशन सही है। 3x है और 2 दूनी 4 दिया 12 है और 27 दूनी 54, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक और ही बहुत ही खूबसूरत सवाल, इसको ट्राई करना है, बनाना है ना। देखिए लिखा हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज अ नॉर्मल, मतलब क्वेश्चन नॉर्मल का इक्वेशन दे दिया है। कहता है अगर यह नॉर्मल है इस पाराबोला के लिए तो कहता है a का वैल्यू फाइंड करो। ये जो लाइन है वो नॉर्मल है इस पाराबोला पर, तो कहता है a का वैल्यू फाइंड करो। यानी क्वेश्चन में नॉर्मल इज, मतलब नॉर्मल का जो इक्वेशन है वो दे दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इस पाराबोला पर, तब कहता है a का वैल्यू फाइंड करो। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको, थोड़ी देर के लिए जो क्वेश्चन में जो नॉर्मल दिया इसको हम लोग भूल जाते हैं, क्वेश्चन में जो नॉर्मल दिया है उसको हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग अपने तरफ से भी नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो बताइए पाराबोला कितना दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पाराबोला है और फर्स्ट पाराबोला में नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, अभी लिखा दिए हैं y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am का क्यूब होता है ना। अरे होता है भाइयों, बिल्कुल होता है। ये भाई तो अभी हम आपको कुछ देर पहले समझाए थे कि कोई भी लाइन किसी भी पाराबोला का नॉर्मल होगा, इस बात का क्या कंडीशन होगा, ये लाइन इस पाराबोला पर का नॉर्मल है, मतलब ये है, मतलब थोड़ा गौर से देखो तो ये है क्वेश्चन का नॉर्मल और ये है आपका नॉर्मल, ये है क्वेश्चन का नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल, दोनों तो सेम ही होगा। तो थोड़ा कंपेयर करके देखिए तो y के जगह पे y लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां x है तो वहां mx लिखा हुआ है, यानी अगर गौर से थोड़ा देखा जाए उतना अगर नहीं भी सोचते तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं आप, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर सोचिए। ये जो है नॉर्मल का इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में, ये आप निकाले हैं, क्वेश्चन में भी दिया है स्लोप, सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन। एक काम करो, आप यहां से स्लोप निकाल लो। तो बताइए इस लाइन को अगर कंपेयर कर दें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, अभी हम आपको बताए थे ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस पाराबोला का नॉर्मल तब होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस पाराबोला का नॉर्मल तब होगा जब इस c का वैल्यू कितना हो जाए, c का वैल्यू कितना हो जाए, -2am माइनस am क्यूब हो जाए। थोड़ा गौर से देखिए, लगता है आप लोग नहीं समझ रहे हैं,
अरे यार ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू को हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म पे सजा लिए। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पाराबोला का नॉर्मल तब होगा जब c का वैल्यू कितना हो -2am माइनस am क्यूब। अभी तुरंत कंडीशन बताए थे लास्ट टेबल के लास्ट में, देखो कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी देख लो, अब रख दो, कंपेयर करो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c की जगह पे यहां कौन लिखा हुआ है 2, तो c का वैल्यू हमारा 2 हो गया, इज इक्वल टू c के जगह पे 2, कंपेयर करो mx, मतलब x के कोफिशिएंट को m बोलते हैं, तो यहां x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी m का वैल्यू ये कितना दे देगा 1 दे देगा, यानी m का वैल्यू कितना दे दिया 1 दे दिया। देख लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में x के कोफिशिएंट को m बोलते हैं, और यहां x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, यानी m का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, प्लस 2, तो यहां प्लस c यानी c का वैल्यू 2 आ गया, तो c का वैल्यू 2 हमने यहां पुट कर दिया, m का वैल्यू 1 इसमें आप पुट कर दो, तो -2am के जगह पे 1 है, a इंटू एम के जगह पे 1 का क्यूब, तो बताओ सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2a और ये हो जाएगा हमारा -a, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -3a, यानी हमारा a का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -2/3 आंसर। गौर से देखिए, पहले फिर से एक बार हम समझा देते हैं। क्वेश्चन में नॉर्मल दिया था y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू को हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, तो कंपेयर किया तो देखा कि c के जगह पे 2 लिखा हुआ है, x के कोफिशिएंट को m कहते हैं, तो यहां x का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 दिखा, यानी m का वैल्यू 1 हो गया, यानी हमको c का वैल्यू भी मिल गया और m का वैल्यू भी मिल गया। x के कोफिशिएंट को m बोलते हैं, यहां x का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1, यानी m का वैल्यू 1, तो c का वैल्यू भी मिल गया, c का वैल्यू भी मिल गया, m का वैल्यू मिल गया। और आपको पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फर्स्ट पाराबोला के लिए नॉर्मल तब होता है जब c बराबर -2am माइनस am क्यूब हो जाए। कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी बताए थे, उसका आराम से c का वैल्यू पुट कर दिए, इसमें m का वैल्यू पुट कर दिए, निकल गया a का वैल्यू। मतलब डायरेक्ट ये कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी के आधार पे बन गया। अगर हम ये नहीं भी लिखते तो हमारा काम आराम से चल जाता, नहीं चल जाता, समझे कि नहीं समझे, तो बस फील करवा रहे थे, देखिए कितना आराम से बन गया। तो आपको खाली बातें याद रखना है, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, समझ में आ गया ना। इसको हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके लिखा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी भी फर्स्ट पाराबोला के लिए नॉर्मल तब होगा जब c का वैल्यू ये हो जाए। कंडीशन लिखा दिए, अब c का वैल्यू और m का वैल्यू पुट कर दिए। c क्या है भाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किए, तो c का वैल्यू 2 दिखा। x के कोफिशिएंट को m बोलते हैं, यहां x का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, यानी m का वैल्यू 1 आ गया, रख दिए, हमारा a निकल गया। करेक्ट है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ बात करते हैं। चलिए बच्चों, इस वीडियो का सबसे लाजवाब क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो एक लाइन में खत्म हो गया है, इस सवाल में और लाजवाब आप क्या बोल रहे हो, ये तो हम झटके में बना देंगे। बिल्कुल बना देंगे, हमको पता है आप बना लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो का सबसे खूबसूरत और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, हम नॉर्मल का इक्वेशन सबसे पहला बताए थे जब वीडियो शुरू किए थे। वीडियो के सबसे शुरू में y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 का यूज करके उसमें एक पॉइंट दिया था, एक पाराबोला का क्वेश्चन दिया था, तब निकाले थे। आप यहां भी वही सोच रहे होंगे लगता है शायद कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सर एक पाराबोला दिया है, एक पॉइंट दिया है, वही तो खेल है।
लेकिन बच्चों अगर आप उस पहला क्वेश्चन को जाके देखें जो सबसे शुरू में स्टार्ट किए थे, तो उसमें जो पॉइंट था वो पाराबोला पर था, मतलब पॉइंट लाइज ऑन पाराबोला था। लेकिन यहां जो पॉइंट है वो पाराबोला पर नहीं है। कैसे सर समझे? आप इस पॉइंट को इसमें रख के देखो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। x के जगह पे 15 रखोगे तो RHS 60 हो जाएगा। y के जगह पे 12 रखोगे तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो 144 बराबर 60 कभी होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस पाराबोला को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब इस पाराबोला पर ये पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जो सबसे शुरू वाला सवाल था उस आधार पे ये तो नहीं बनेगा। लेकिन सबसे पहला सवाल जो था उसमें जो पॉइंट था वो पाराबोला पर था, इसलिए हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के फिर वहां से स्लोप निकाल के बना लिया था। लेकिन ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पॉइंट जो इसके ऊपर नहीं है। तो इस वीडियो का सबसे खूबसूरत सवाल चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इस पाराबोला के लिए, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 15,12, मतलब जिस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है वो नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ है, अगर छोटा सा एक फिगर बना के अगर हम आपको समझाएं कि ये मान लो पाराबोला है, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। इस पाराबोला पर एक नॉर्मल खींचे हैं, तो नॉर्मल खींचने के लिए हमें तो टेंजेंट खींचना पड़ेगा। तो मान लो यहां पर हमें टेंजेंट खींच दिए, और इसी टेंजेंट पे जो नॉर्मल खींचे हैं ये जो नॉर्मल खींचे हैं, ये नॉर्मल एक पॉइंट से पास कर रहा है, और उस पॉइंट का जो वैल्यू है वो 15,12 है। ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है, 15,12 ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम ये पॉइंट इसी नॉर्मल पर 15,12 है, पाराबोला पर नहीं है 15,12, नॉर्मल पर है। तो कैसे निकलेगा इस नॉर्मल का इक्वेशन? हमारा सवाल कुछ इसी प्रकार का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक काम करिए, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो आप क्या करो, इस नॉर्मल के स्लोप को कुछ मान लो। मान लेते इस नॉर्मल का स्लोप m, और नॉर्मल का इक्वेशन आप स्लोप फॉर्म में लिख दो। और ये कौन सा पाराबोला है? फर्स्ट पाराबोला है। तो फर्स्ट पाराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज स्लोप फॉर्म में कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³ हो जाएगा। ये हुआ ना स्लोप फॉर्म में फर्स्ट पाराबोला के लिए नॉर्मल का इक्वेशन, यही हो जाएगा। अब पहले आप इसमें a का वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू कितना आएगा? y स्क्वायर, a जो है पाराबोला से निकलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहां से a कैसे निकलेगा? आपको पता है a का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1, यानी a का वैल्यू 1 आ गया। आप a का वैल्यू इसमें 1 रख दो। mx, a का वैल्यू 1 रखोगे तो ये माइनस 2m हो जाएगा। यहां a का वैल्यू 1 रखोगे तो ये माइनस m³ हो जाएगा, है ना। यही है आपका इक्वेशन, इसी को कंप्लीट करना है। यानी अगर आप किसी तरीके से अगर m का वैल्यू निकाल दिए, क्योंकि m तो हम लोग माने थे, अगर m का वैल्यू निकाल दिए तो आपका इक्वेशन निकल जाएगा। तो बताइए m कैसे निकलेगा? बताओ, ये इक्वेशन है किसका? नॉर्मल का। और नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है? 15,12 से। तो 15,12 को इस में पुट कर सकते हैं। आपको पहले से भी पता है दुनिया का कोई भी कर्व, कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा होता है तो उस पॉइंट को आप उसके इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। कैसे पुट करते हैं? पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x के जगह पर रखाएगा, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y की जगह पर रखाएगा। क्यों भाई? ये नॉर्मल का इक्वेशन है, और नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है 15,12 से। क्वेश्चन में कहा तो 15,12 को इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दीजिए।
पुट पुट कर दीजिए। कितना पुट करिएगा? x के जगह पर 15 पुट करिएगा और y के जगह पे 12 पुट करिएगा। करिए पुट, x के जगह पे 15, y के जगह पे 12। तो यहां y है, y के जगह पे 12 पुट हो जाएगा और यहां x है, x के जगह पे 15, ये 15m हो जाएगा, -2m हो गया और -m का क्यूब हो गया, है ना। y के जगह पे 12 और x के जगह पे हमने 15 रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए और यहां से m निकालिए। इसको इधर ले आइए तो माइनस में m क्यूब इधर आया तो प्लस में m क्यूब हो जाएगा। 15 में से 2 गया 13, प्लस में 13 इधर आएगा तो माइनस में 13m हो जाएगा और इधर प्लस में 12 पहले से है इक्वल टू 0। यानी अब इसी को सॉल्व करके आपको m का वैल्यू निकालना है। कुछ लोग तो सर बड़ा डरे हुए होंगे, सर इनको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो सर क्यूबिक इक्वेशन है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं? क्यूबिक इक्वेशन है तो क्या हुआ, इसको भी सॉल्व करना हम बताए हैं। खैर चलिए दोबारा समझाते हैं, समझिए। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करिए, लेकिन फैक्टराइज करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन में 4 टर्म होने चाहिए, क्यूब वाले, स्क्वायर वाले, 1 वाले और कांस्टेंट। क्यूब वाले तो हैं, स्क्वायर वाले नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम पहले स्क्वायर वाला बना लेते हैं। तो ये m का क्यूब हो गया, इसको 0 इंटू एम स्क्वायर लिख लिए क्योंकि स्क्वायर वाला नहीं था। 3m + 12 इक्वल टू 0। स्क्वायर वाला बनाने के लिए हमने इसे बना लिया। अब क्या करेंगे सर? अब आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो हम अपने मन से इसमें m का वैल्यू पुट करके देखेंगे कि इनका रिजल्ट m के किस वैल्यू पे 0 आ रहा है। कोई एक निकाल के देखेंगे। तो सर चलो m का वैल्यू क्या पुट करोगे? तो m का वैल्यू एक बार 1 पुट करो, एक बार -1 पुट करो, 2 पुट करो, एक बार -2 पुट करो, 3 पुट करो, एक बार -3 पुट करो। क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का यही हीट एंड ट्रायल वाला मेथड होता है। और देखो 0 पे कहां पे आ रहा है। अगर आप इसमें m के जगह पे 1 पुट करते हो, क्या क्या पुट करना है? 1 पे 0 नहीं आया तो -1 रख के देखो, 2 रख के देखो, -2 रख के देखो, 3 रख के देखो, -3 रख के देखो। कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं दूर तक जाना पड़ेगा, तुरंत आ जाएगा। सवाल बन गया, खाली बस सॉल्व करना सिखा रहा है। तो रखो। तो अगर m के जगह पे 1 रखोगे तो यहां 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 1, और यहां 1 रखोगे तो 13 हो जाएगा। तो 1 में से 13 गया तो -12, और -12 + 12 0। यानी आपने m का वैल्यू 1 रखा और इस क्यूबिक इक्वेशन का वैल्यू जो है 0 आ गया। तो जब m का वैल्यू 1 रखने पर ही 0 आ गया तो इस 1 को इधर ट्रांसफर कर लो, तो m-1 बनाना। यानी m-1 जो है ये एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर आ गया। अब इस फैक्टर का यूज हम लोग कैसे करेंगे फैक्टराइज करने में, समझिए। सबसे पहले तो पता लगाए कि ये 0 कहां पर हुआ, तो पता चला 1 पर 0 हुआ। फिर 1 को इधर ट्रांसफर किए तो बना m-1। अब m-1 हमारा एक फैक्टर बन गया। अब इसको कैसे फैक्टराइज करें, तो देखिए फैक्टराइज करने का तरीका है कि ये जो फैक्टर आया, इस फैक्टर को उतनी बार लिख लेंगे जितना इसका डिग्री है। क्यूबिक इक्वेशन है तो डिग्री 3 होगा, इसको 3 बार लिख लो। m-1 को लिख लो, m-1, m-1 और m-1 3 बार लिख लिए, इक्वल टू 0। अब चलो बैलेंस करना शुरू करो। बताओ सबसे शुरू में कितना लाना है? m क्यूब लाना है। तो m क्यूब लाने के लिए बच्चों इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? m स्क्वायर से। तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर इंटू m क्यूब, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन m स्क्वायर से तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो m स्क्वायर से जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -m स्क्वायर, आ जाएगा -m स्क्वायर। लेकिन हमको स्क्वायर वाला 0 चाहिए, मतलब स्क्वायर वाला में 0, मतलब स्क्वायर वाला चाहिए ही नहीं।
इसमें समझे ना, स्क्वायर वाला नहीं था तो स्क्वायर वाला हम बना लिए थे। तो चलो एम क्यूब तो आ गया, एम स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई कर एम क्यूब आ गया, लेकिन एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से भी तो होगा, तो एम स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई हो आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर, लेकिन हमको एम स्क्वायर नहीं चाहिए, तो माइनस एम स्क्वायर को हटाने के लिए प्लस एम स्क्वायर चाहिए। तो बताओ इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम गुना एम प्लस एम स्क्वायर आ गया, मतलब ये भी बैलेंस हो गया, यहां से माइनस एम स्क्वायर आया है और यहां से प्लस एम स्क्वायर 0 आ गया। अब इस m से मल्टीप्लाई 1 का भी होगा, तो m से मल्टीप्लाई जब इस -1 का होगा तो हो जाएगा माइनस m, लेकिन हमको लाना है -13m, मतलब -12m और चाहिए, तो -12m लाने के इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो -12m आ गया, -12m यहां से और -m यहां से 13m हो गया, और फिर -12 को -1 से करेंगे तो +12, यानी लास्ट वाला तो बैलेंस अपने आप हो गया। अब तो बन गया। अब क्या करो, m-1 यहां भी है, m-1 यहां भी है, m-1 यहां भी है, कॉमन कर लो, तो m-1 को कॉमन करोगे तो यहां से बच जाएगा m स्क्वायर, बीच में बच गया m और लास्ट में बच गया -12 बराबर 0। अभी और ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये शुरू वाला कितना है m-1 है, और अब ये तो बाबू कर ले, ये क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज कर सकते हो, -12 से m लाना है तो 4 3 12, अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी अगर इसको आप फैक्टराइज करते हो तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको फैक्टराइज करने पर आ जाएगा m+4 इंटू m-3 इक्वल टू 0। अब हर एक पार्ट 0 होगा तो यहां से m का वैल्यू 1 मिल जाएगा, यहां से m का वैल्यू -4 मिल जाएगा और यहां से m का वैल्यू 3 मिल जाएगा, यानी हमारे पास टोटल m के 3 वैल्यू आ गए हैं। अब इन तीनों वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और 3 आंसर आएगा, यानी इस क्वेश्चन का नॉर्मल 3 को पॉसिबल हुआ। बात समझ में आ गया? नहीं समझे हमारा बात? कुछ नहीं किए थे, नॉर्मल कैलकुलेशन किए थे। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि एक पाराबोला है y² = 4x, उस पाराबोला के 15,2 पे हमको नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए था, तो हमने क्या किया, नॉर्मल का स्लोप m मान लिया और ये फर्स्ट पाराबोला है तो फर्स्ट पाराबोला के अकॉर्डिंग नॉर्मल का इक्वेशन लिख लिया, फिर इसमें a का वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आया, ये रिजल्ट आया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। फिर m निकालने के लिए हम लोग त्रिकम लगाना शुरू किए। क्वेश्चन में कहा था कि ये जो नॉर्मल है वो 15,12 से पास कर रहा है, तो 15,12 को हमने इसे पुट करके सॉल्व किया, फिर यहां पर फैक्टराइज किया तो हमारे पास m के वैल्यू आ गए। ठीक है, अब इस m के वैल्यू को बारी बारी आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए सबसे पहली बार हम 1 पुट करके दिखा देते हैं, करते हैं पुट m = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। चलो m का वैल्यू 1 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो कितना हमारा आंसर जाएगा, y = m का वैल्यू 1 पुट करना है, तो m के जगह पर 1, तो 1 इंटू x हो जाएगा, यहां 1 पुट करना तो ये -2 हो जाएगा, यहां 1 पुट करना तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आ गया y = x - 3, यानी एक आंसर आ गया। चलो अब क्या पुट करोगे, -4, तो पुट m = -4 इन इक्वेशन फर्स्ट, चलो पुट करो, m का वैल्यू -4 पुट करोगे तो y पुट करो, ये कितना हो जाएगा, माइनस में 4x हो जाएगा, यहां पे -4 पुट करोगे तो +8 हो जाएगा, +8 हो गया, यहां पर -4 पुट करोगे तो -4 का क्यूब -64, -64 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +64, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा y = -4x +72। अगला आंसर ये हो गया। एक बार m का वैल्यू क्या पुट कर दीजिएगा आप लोग, ये वाला 3 इसमें पुट कर दीजिएगा तो एक आंसर और आ जाएगा। 1 पुट करके निकाल दिए, -4 पुट करके निकाल दिए,
अब एक क्या बच गया है 3, 3 भी इसमें आप पुट कर दीजिए तो एक इक्वेशन और आपका नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे 3 नॉर्मल आया। तो क्या था ना बेहतरीन सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल, एग्जाम का सवाल है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको नोट, ये m = 3 आप इसमें पुट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगले आगे बढ़ते, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग नॉर्मल का प्रॉपर्टी सीखते हैं। डालिए हेडिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। लास्ट पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं, पाराबोला का लास्ट पॉइंट हम लोग सीखेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थोड़ा इस पर बात कर लिया जाए कि क्या कहना चाहता है ये प्रॉपर्टी, है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ये पाराबोला है, y² = 4ax। ज्यादातर तो इसी पाराबोला का यूज ही होता है, y² = 4ax का। ठीक है, मान लीजिए इस पाराबोला के किसी पॉइंट यहां पर हम एक नॉर्मल खींचना चाहते हैं। तो नॉर्मल खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, उसी टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल, है ना। ये ना हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल है। थोड़ा एक बात गौर से देखिए, आपने इस पाराबोला के इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचा, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। मतलब इस पाराबोला के आपने इस पॉइंट, यानी इस पॉइंट का नाम अगर ए दे दो, तो आपने ए पर नॉर्मल खींचा, और गौर सुनिएगा, पाराबोला के पॉइंट ए पर नॉर्मल खींचा, और वही नॉर्मल पाराबोला से दोबारा पॉइंट बी पे जाके मिल गया, है ना। पॉइंट ए पर आपने नॉर्मल खींचा, और वही नॉर्मल पाराबोला से दोबारा पॉइंट बी पे जाके मिला है। एक काम करिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लीजिए। तो मतलब जिसके ऊपर आप टेंजेंट खींचे हैं उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लीजिए। सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है सर? पैरामेट्रिक फॉर्म याद है, जिसका स्क्वायर नहीं हो उनके जगह पर 80², जिसका स्क्वायर हो उनके जगह पे 280। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला समझाए थे, मिस कर दिए क्या वीडियो? जाइए आराम से वीडियो में रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में टाइप करिए, वहां पे आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, देख लीजिएगा बच्चों, है ना। ऐसे हम यहां तो समझा ही देंगे, लेकिन अगर उस वीडियो को पर्सनली जाके देखिएगा तो पैरामेट्रिक क्या होता है पूरा कुंडली समझ में आ जाएगा। तो अगर हम इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर पॉइंट रखें, तो आपको पता है जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके जगह पर 80² लिखते हैं, और जिस वेरिएबल का स्क्वायर हो उनके जगह पर 280 लिखते हैं। ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, ये भी तो इसी पैराबोला पर का पॉइंट है ना। तो जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं उसके जगह पर 80², जिसका स्क्वायर हो उसके जगह पर 280। अब आप कहेंगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, तो दोनों जगह तो आप सेम ही लिख दिए। नहीं बच्चों, यहां का t जो है हम इसको t1 बना लेते हैं, और यहां का जो t है इसको हम लोग t2 बना लिया, t2 बना लिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आप हमारा बात सुनिए। आपने पाराबोला के ए पॉइंट पर नॉर्मल खींचा, बी पॉइंट पे जाके दोबारा मिल गया, वही नॉर्मल पाराबोला से दोबारा मिल गया बी पॉइंट पर। आपने पाराबोला के ए पॉइंट पर नॉर्मल खींचा,
बी पॉइंट पर वो नॉर्मल दोबारा मिल गया, तो बाबू इस ए पॉइंट को भी आपने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा है और इस बी पॉइंट को भी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा है। इस पॉइंट ए का वेरिएबल t1 है और इस पॉइंट बी का वेरिएबल t2 है, जिसको हम लोग पैरामीटर भी कहते हैं। मतलब पॉइंट ए का पैरामीटर t1 है और पॉइंट बी का पैरामीटर t2 है। तो इस t1 और t2 में क्या संबंध है, तो सुनिए, अगर t1 पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल पाराबोला से दोबारा t2 पॉइंट पर मिल जाए तो t1 और t2 में रिलेशन है। जिस पॉइंट पर मिले वो पहले लिखते हैं, मतलब t2, इसमें वेरिएबल t2 ही है ना, तो जिस पॉइंट पर मिले t2 बराबर हो जाएगा -t1 -2/t1। ये रिलेशन को आपको याद रखना है। इसका मतलब व्हेन नॉर्मल एट t1 meets again to the parabola at t2। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों। इसी पाराबोला के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए ही ये रूल वैलिड है और आपको ज्यादा यही एग्जाम में आता है, काफी है, बहुत ज्यादा काफी है। तो इस पाराबोला के t1 पॉइंट पर जो नॉर्मल खींचे वो t2 पॉइंट से जाके मिल गया, दोबारा पाराबोला से जाके मिला। t1 पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल पाराबोला के t2 पॉइंट पर मिला है, तो t2 जिस पॉइंट पर मिला है वो लिखते हैं पहले, तो t2 बराबर -t1 -2/t1 होता है। ये रिलेशन होता है यहां के वेरिएबल और यहां के वेरिएबल t1 और t2 में ये रिलेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, बहुत ही ज्यादा, कि अगर एक पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल दूसरे पॉइंट पर दोबारा पाराबोला से मिले तो क्या रिलेशन है ये देखें। ठीक है, इसको थोड़ा नोट करिए। अब सेकंड, इससे पहले सवाल एक करवा देते हैं, तब सेकंड प्रॉपर्टी समझाएंगे। नोट कर लीजिए तो इसको पहले। चले बच्चे, इस खूबसूरत से सवाल को बनाया जाए। क्या लिखा हुआ है, इफ नॉर्मल एट पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए पर नॉर्मल खींचे हैं इस पाराबोला पर, जो पॉइंट बी पे जाके मिला है दोबारा पाराबोला से, तो कहता है पॉइंट बी निकालो। समझे, एक पाराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, इस पाराबोला के पॉइंट ए जिसका वैल्यू दिया है 2,4 पर नॉर्मल खींचे हैं, तो नॉर्मल खींचने के लिए सबसे पहले टेंजेंट खींच लिए थे। नॉर्मल खींचे हैं, वो नॉर्मल दोबारा पाराबोला से पॉइंट बी पे जाके मिला है, ये पॉइंट बी आपको फाइंड करने के लिए बोला है। कितना खूबसूरत सवाल हो गया, बताइए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता तो कैसे बनाते, अब आप पता हो गया, बना लीजिएगा। इस पाराबोला के इस पॉइंट पर जो नॉर्मल खींचे हैं वो दोबारा पॉइंट बी से जाके मिला है, तो कहता पॉइंट बी निकालो। एक काम करो, पॉइंट ए को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा a(t1) का स्क्वायर 2a(t1) हो जाएगा। इसको भी लिख लो पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो a(t2) का स्क्वायर 2a(t2) हो जाएगा, है ना। अब चलो, सबसे पहले तो t1 फाइंड कर लो, है ना। सबसे पहले तो a फाइंड कर लो, तो a कैसे निकलेगा, पाराबोला से निकलेगा। तो a मतलब जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग कर देते हैं, a निकल जाता है। तो a का वैल्यू जो आपको t आ गया। अब क्या करो, इनको इनसे इक्वेट करके पहले t1 निकाल लो, मतलब a(t1) स्क्वायर का वैल्यू 2 हो जाएगा, x वाला x से इक्वल हो जाएगा और y वाला y से इक्वल हो जाएगा।
अरे ये क्वेश्चन में दिया और ये हम लोग माने दोनों सेम है ना होगा, यानी ए टी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 2a t1 का वैल्यू आ जाएगा 4। ए का वैल्यू क्वेश्चन में 2 दिया है तो 2t1 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। ए का वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा, तो 4t1 इज इक्वल टू 4। ये डिवाइड में चला जाएगा तो यहां से t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहां से भी t1 इज इक्वल टू 1। स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाइएगा तो t1 का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा और t1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब दोनों में जो कॉमन है वही आंसर करना है। यहां प्लस माइनस 1 और यहां 1 है तो दोनों में कौन है 1, तो हमारा करेक्ट t1 जो है 1 आ गया, यानी t1 का वैल्यू 1 आ गया। और अभी हम आपको बताए थे कि अगर आप t2 निकाल लीजिएगा तो ये पॉइंट बी भी निकल जाएगा। तो t2 निकलेगा कैसे, अभी हम आपको बताएं कि t1 पर का नॉर्मल अगर t2 से मिल जाए, t1 पर का नॉर्मल अगर t2 से मिल जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 पर का नॉर्मल अगर t2 से मिल जाए तो t2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस t1 माइनस 2/t1। पुट कर दो t2 निकल जाए, t1 1 है तो ये माइनस 1, t1 1 है तो 2/1, यदि सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 3, यानी t2 निकल गया कितना -3। सीखे ना जी प्रॉपर्टी, t1 पर का नॉर्मल अगर t2 से जाके मिल गया तो t2 बराबर माइनस t1 माइनस 2/t1 होता है, तो यहां से t2 निकल गया। अब इस t2 का वैल्यू इसमें पुट कर दो, पॉइंट बी भी निकल जाएगा। ए का वैल्यू 2 है और t2 का वैल्यू कितना है -3, तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ए का वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा और t2 का वैल्यू आया -3, कितना जाएगा ये 9 दूनी 18, ये 3 तिया 9 18 और ये -12, यानी पॉइंट बी का जो वैल्यू आ गया 18, -12 आ गया, खत्म। समझ में आया, 18, -12। सिंपल सी बात है, सबसे पहले इनको इससे कंपेयर कर लिए तो t1 निकल गया। फिर जो जानते हैं कि t1 पर का पॉइंट नॉर्मल जब t2 से मिलेगा तो क्या कंडीशन होता है, तो वहां से t2 निकाल लिए और इसमें t2 का और a का वैल्यू पुट कर दिया, पॉइंट बी भी निकल गया। कितना स्मूथ सवाल है बताइए, समझ में आया। इसको भी नोट कर लीजिए, एकदम रिलैक्स होकर सवाल करना है। 2,4 पर का नॉर्मल बी से मिल गया तो पहले इन दोनों का पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन पॉइंट लिख लिए, इनको इससे कंपेयर करके t1 निकाल लिए। फिर इन दो एक पॉइंट पर का नॉर्मल दूसरे पॉइंट पे मिलता है तो क्या कंडीशन होता है उसका अप्लाई करके t2 निकाल लिए और t2 को इसमें पुट कर दिए, हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट निकल गया, आंसर आ गया। क्या बात करता है भाई, खूबसूरत सा सवाल, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी, थोड़ा समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये पाराबोला है और आप जानते हैं पाराबोला का ये जो है वर्टेक्स है, थोड़ा दिख रहा है क्या, हम थोड़ा देख लेते हैं आप लोग को। दिख रहा है, ये है हमारा पाराबोला और पाराबोला का ये वर्टेक्स है। क्या है ये वर्टेक्स, आप जानते हैं ये पर वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स पर मान लीजिए हम टेंजेंट खींच दिए, वर्टेक्स पर हमने टेंजेंट खींचा, वर्टेक्स पर हमने टेंजेंट खींचा और उस वर्टेक्स के टेंजेंट पर अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ध्यान से हमारी बात को समझिए। पाराबोला के वर्टेक्स पर हमने एक टेंजेंट खींचा, उसी टेंजेंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो थोड़ा आप सोच के बताओ, बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग लगा के बताओ भाई कि वर्टेक्स के टेंजेंट जो वर्टेक्स पर खींचा गया है और उसी टेंजेंट पर जो नॉर्मल खींचेंगे, ये नॉर्मल कोई और नहीं पाराबोला का एक्सिस हो जाएगा बाबू। पाराबोला का क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। यानी
वर्टेक्स पर खींचे गए टेंजेंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल कोई और नहीं पाराबोला का एक्सिस हो जाएगा। यही एक्सिस जो है वो पाराबोला का नॉर्मल हो जाएगा। और आप जानते हैं एक्सिस पर ही क्या रहता है, फोकस रहता है। एक्सिस पर ही क्या रहता है, फोकस रहता है, फोकस। तो यहां एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाहते हैं कि जब पाराबोला का एक्सिस नॉर्मल बन जाए तो सिर्फ वही नॉर्मल फोकस से पास कर सकता है, लेकिन उसके अलावा पाराबोला पे आप कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ कर लो, एक्सिस से फोकस से पास नहीं कर सकता है। फिर सुनिए, जब पाराबोला का एक्सिस नॉर्मल बन जाए तो सिर्फ वही नॉर्मल फोकस से पास कर सकता है, बाकी कोई भी नॉर्मल फोकस से पास नहीं कर सकता। आप कहीं से भी नॉर्मल खींचिएगा तो फोकस से, जैसे मान लीजिए अगर आप यहां से नॉर्मल खींचेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, आप यहां से नॉर्मल खींचिएगा तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन फोकस से पास नहीं करेगा, सिर्फ एक्सिस जब नॉर्मल बनता है तो सिर्फ एक्सिस वाला नॉर्मल ही फोकस से पास करता है, बाकी उसके अलावा जितने भी नॉर्मल होते हैं वो कोई भी फोकस से पास नहीं करता है। तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि नो एनी अदर नॉर्मल ऑफ पाराबोला पासेस थ्रू फोकस अदर देन एक्सिस ऑफ नॉर्मल। मतलब जब पाराबोला का एक्सिस नॉर्मल बन जाए, तो सिर्फ वही फोकस से पास करेगा और बाकी कोई भी नॉर्मल फोकस से पास नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चले बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, पाराबोला का लास्ट वीडियो है को-नॉर्मल पॉइंट। को-नॉर्मल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। लास्ट है हम लोग का आज। ये क्या है थोड़ा समझें। जैसे मान लीजिए एक पाराबोला है, ठीक है, और एक पॉइंट है यहां पर मान लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट है H, K। अगर आप इस पॉइंट से 3 नॉर्मल खींचते हो पाराबोला पर, मतलब पाराबोला पर खींचा गया 3 नॉर्मल, पाराबोला पर खींचा गया 3 नॉर्मल। थोड़ा इसको हम दोबारा बताइए, टेंजेंट बना रहे हैं। पाराबोला पर खींचा गया 3 नॉर्मल अगर किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, सुनिए, पाराबोला पर खींचा गया कम से कम 3 नॉर्मल, अगर तीनों ही नॉर्मल एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं को-नॉर्मल पॉइंट। क्या कहते हैं? को-नॉर्मल पॉइंट। को-नॉर्मल पॉइंट का मतलब समझिए कि पाराबोला पर 3 को नॉर्मल खींचेंगे, अगर तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट कर दिया और जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट किया उसी पॉइंट को हम लोग को-नॉर्मल पॉइंट कहते हैं। पाराबोला पर खींचा गया 3 नॉर्मल, कहीं से भी 3 नॉर्मल खींच लिए, और अगर वो तीनों नॉर्मल एक दूसरे को सेम पॉइंट पे जाके मिल लिया या मिल गया, तो उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं को-नॉर्मल पॉइंट। तो अगर को-नॉर्मल पॉइंट का कोऑर्डिनेट H, K हो और पाराबोला का इक्वेशन y² = 4ax हो, तो इस को-नॉर्मल पॉइंट के लिए एक कंडीशन है am³ + 2a - h
इंटू एम प्लस के बराबर 0। फिर से एक बार हमारा बात सुन लीजिए अच्छे ढंग से, ज्यादा फील आएगा आपको। पाराबोला पर खींचा गया 3 नॉर्मल, 3 वो नॉर्मल खींचे हैं बाबू यहां पे, लेकिन नॉर्मल खींचने के लिए हमको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहां पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करके नॉर्मल खींचे हैं, ये वाला, यहां पे भी टेंजेंट खींच के नॉर्मल खींचे हैं, और यहां पर भी टेंजेंट खींच के नॉर्मल खींचे हैं। तो कम से कम 3 नॉर्मल, मतलब पाराबोला पर खींचा गया 3 नॉर्मल अगर एक पॉइंट से मिल जाए, और जिस पॉइंट पर मिले उसी को हम लोग को नॉर्मल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, रिलैक्स होकर समझिएगा। अब अगर ये को नॉर्मल पॉइंट है तो इस को नॉर्मल पॉइंट को हमने h, k मान लिया, और पाराबोला हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पाराबोला के लिए और को नॉर्मल पॉइंट के बीच एक कंडीशन होता है am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू एम प्लस के बराबर 0। h और k क्या है? को नॉर्मल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। a क्या है? तो पाराबोला से a मिलेगा। कहोगे सर m क्या है? बच्चों ये कितने डिग्री का इक्वेशन है? 3 डिग्री का इक्वेशन है। 3 डिग्री का इक्वेशन है, इसका मतलब m के कितने वैल्यू निकलेंगे? 3 वैल्यू निकलेंगे, और m का जो 3 वैल्यू निकलेगा वही तीनों वैल्यू इसमें से एक इनका स्लोप हो जाएगा, एक m का वैल्यू इनका स्लोप हो जाएगा, और एक m का वैल्यू इनका स्लोप हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो m के 3 वैल्यू आएंगे वो तीनों वैल्यू इन तीनों नॉर्मल के स्लोप कहलाएंगे। नहीं समझे? फिर से सुन लीजिए। 3 नॉर्मल अगर सेम पॉइंट से मिले तो उस पॉइंट को हम लोग को नॉर्मल पॉइंट कहते हैं। को नॉर्मल पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k हो तो h, k को नॉर्मल पॉइंट के लिए इस पाराबोला पर जो कंडीशन होता है वो ये है am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू एम प्लस के बराबर 0। इसमें h और k क्या है जानते हैं? को नॉर्मल पॉइंट है। a क्या है? पाराबोला से निकलेगा। और ये m क्या है बाबू? ये 3rd डिग्री इक्वेशन है, तो m के 3 वैल्यू निकलेंगे, और m के 3 वैल्यू मतलब स्लोप के 3 वैल्यू आ गए। तो एक इनका स्लोप होगा, एक इनका स्लोप होगा, एक इनका स्लोप होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो m निकलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो m निकलेगा वो m इस सभी नॉर्मल के स्लोप हो जाएंगे। इनको सॉल्व करने पे 3 m निकलेगा, तीनों m एक इनका, एक इनका, एक इनका स्लोप हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन अगर रहे कि को नॉर्मल पॉइंट के बीच का कंडीशन क्या होता है, तो ये वाला आपको ध्यान में रखना है। एक और ही बहुत ही खूबसूरत बात ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब 3 नॉर्मल किसी एक पॉइंट पे जाके मैच कर मिले, इंटरसेक्ट करे, तो तीनों नॉर्मल के स्लोप का जो सम है, तीनों नॉर्मल के जो स्लोप का सम है वो 0 की इक्वल आता है। तीनों नॉर्मल के स्लोप का जो सम है वो 0 की इक्वल आता है। कब? जब 3 नॉर्मल एक दूसरे से एक ही पॉइंट पे जाके मिले तो तीनों नॉर्मल के स्लोप का वैल्यू, तीनों नॉर्मल के स्लोप का सम 0 की इक्वल होगा। तीनों नॉर्मल के स्लोप का सम 0 की इक्वल होगा। आप इसको समझ भी सकते हैं ये कैसे आया। आपको पता है m1, m2, m3 इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आता है। मतलब इस इक्वेशन के 3 रूट हो गए, एक रूट हो गए m1, एक रूट हो गए m2, एक रूट हो गए m3। मतलब एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा, एक को मान लो गामा। तो अब क्यूबिक इक्वेशन में रूट का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जानते हो क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। क्यूबिक इक्वेशन में b का मतलब होता है, क्यूबिक इक्वेशन जो होता है हमारा ऐसा होता है, क्यूबिक इक्वेशन हमारा ऐसा होता है। यानी क्यूबिक इक्वेशन में b का मतलब होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बताइए यहां m स्क्वायर वाला टर्म है?
मतलब एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 और ए, तो ए ही है, रिजल्ट कितना आ गया 0। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0। और इसी अल्फा को एक को m1, एक को m2, एक को m3 बोले हैं, इसलिए हम यहां पे लिखे हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0। जब को नॉर्मल का कॉन्सेप्ट हो तो याद रखिएगा, को नॉर्मल के कॉन्सेप्ट में 3 नॉर्मल होते हैं। तीनों नॉर्मल के स्लोप का सम याद रखिएगा 0 होता है। तीनों नॉर्मल एक दूसरे से जिस पॉइंट पर मिले उस पॉइंट को हम h, k मान लें तो h, k इस पाराबोला के लिए जो को नॉर्मल का एक कंडीशन दिया है वो यही दिया है। मतलब को नॉर्मल पॉइंट का कंडीशन ये होता है am³ प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस के बराबर 0। इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तीनों नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। ये 3rd डिग्री इक्वेशन है भाई, तो इनको सॉल्व करेंगे तो m का 3 वैल्यू तो निकल में करेगा। अब वो तीनों वैल्यू जो है इन तीनों नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। और एक कंडीशन और याद रखना है कि तीनों नॉर्मल के स्लोप का सम कितना होता है, 0 होता है ना। कि को नॉर्मल के केस में तीनों नॉर्मल का स्लोप जो है उनको अगर ऐड कर देंगे तो उनका रिजल्ट 0 होता है। और वो तीनों नॉर्मल इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर फाइंड होता है। इसमें जो h है वो k है, वो को नॉर्मल पॉइंट है, और पाराबोला हमारा ये रहेगा, तब है ये कंडीशन। तो समझिए। चलिए पहले इस पर एक छोटा सा सवाल अगर हम आपको करवा देते हैं, उसका हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इस पर छोटा सवाल करवा देते हैं। चलिए बच्चों, इस वीडियो और पाराबोला का लास्ट सवाल हम लोग करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ स्लोप्स ऑफ 2 नॉर्मल आर -3 and 4, 2 नॉर्मल का स्लोप दिया हुआ है। इफ ऑल 3 नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट 15, 12, मतलब समझ गए, 3 नॉर्मल है और तीनों नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब को नॉर्मल का कॉन्सेप्ट हो गया। जब 3 नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास करने लगे तो को नॉर्मल का कॉन्सेप्ट हो गया। 3 नॉर्मल है, मान लेते हैं एक नॉर्मल यहां से, एक नॉर्मल यहां से और एक नॉर्मल यहां से। तो तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास कर रहा है 15, 12 से। तो इसमें से 3, एक का स्लोप मान लो m1, एक का स्लोप मान लो m2 और एक का स्लोप मान लो m3। इस 3 नॉर्मल में से 2 नॉर्मल का स्लोप दिया है, यानी m1 का वैल्यू -3 दिया है, m2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस तीसरे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब इसका इक्वेशन फाइंड करना है। एक काम करो, आराम से निकल जाएगा इक्वेशन। नॉर्मल एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप पता कर लो, पॉइंट दिया है, तो आराम से इस लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तो अभी आप जाने कि जब 3 नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास करने लगता है तो तीनों नॉर्मल के स्लोप का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। बताइए, m1 का वैल्यू -3 है, m2 का वैल्यू 4 है, m3 फाइंड कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 1 + m3 = 0, यानी यहां से m3 का वैल्यू आ गया -1, यानी 3rd नॉर्मल का जो स्लोप है वो आ गया कितना, -1। अब आपको पता है दुनिया के किसी भी लाइन का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सबसे इस वीडियो का सबसे पहला सवाल बताए थे, इज फॉर्मूला होता है y - y1 बराबर m × x - x1, होता है ना। पहले हम तीसरा का स्लोप निकाल लिए और इस फॉर्मूला का यूज करके उसे निकाल लेते हैं। y - y1 मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 12 दिया है, m का मतलब स्लोप -1 दिया है,
x माइनस x1 मतलब x कोऑर्डिनेट 15 दिया है, सॉल्व कर लीजिए। तो y माइनस 12 बराबर माइनस x प्लस 15 हो गया। इसको इधर ले आइए, तो माइनस में x रहा है तो प्लस में x, प्लस में y, माइनस में 12 और प्लस में 15 रहा है तो माइनस में 15 बराबर 0, यानी हमारा x प्लस y माइनस 27 बराबर 0 आंसर। पहले इस कंडीशन का यूज करके स्लोप निकालनी है। पॉइंट हमको दिया था, ये इक्वेशन निकालना हम जानते हैं, ये फॉर्मूला है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। सबका वैल्यू पुट कर दिए। y1 मतलब पॉइंट का y 12 दिया है, m मतलब स्लोप माइनस 1, x माइनस x1 मतलब पॉइंट का x 15 दिया है। इसको सॉल्व कर दिए तो देख लीजिए कैलकुलेशन सही है ना, हाँ सही है। तो ये निकल गया थर्ड नॉर्मल का इक्वेशन। तो बताइए अगर को नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो ये निकालने वाला परेशानी होता। तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा पाराबोला कंसेप्ट बेहतरीन ढंग से खत्म कर चुके हैं। तो टोटल 11 वीडियो में हमारा पाराबोला जो है खत्म हुआ। तो हम यही कहेंगे कि अब आप पाराबोला को रिवीजन करिए, जो भी आपके पास बुक्स हैं उनसे बनाइए सवाल और मजे करिए, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलिप्स। क्या पढ़ने वाले हैं? इलिप्स। तो चलिए, आप लोगों ने इस पाराबोला को सीखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे बहुत ही जल्द, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। इलिप्स बहुत ही लाजवाब टॉपिक। तो चलिए, आज भर के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।